नमस्कार दोस्तों। आज हमारा जो अगला टॉपिक है जो कि सेकंड टर्म में आ रहा है वो है इफेक्ट ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हमें पढ़ना है। इलेक्ट्रिसिटी माने होता है विद्युत। इसमें हमारे सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है, इस बार हमारा सिलेबस में है सर्किट डायग्राम यानी विद्युत परिपथ का आरेख चित्र, ठीक है। ओम का लॉ यानी ओम का नियम, फैक्टर और विच रेसिस्टेंस डिपेंड, वह कारक जिस पर किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। रेसिस्टेंस ऑफ ए सिस्टम ऑफ रिसोस्टर्स, मतलब एक प्रतिरोध होता है ना, प्रतिरोध के निकाय का मतलब प्रतिरोधों के निकाय का प्रतिरोध, ये पढ़ना है। और हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पढ़ना है। तो इतना है हमारे सिलेबस में। चैप्टर की मैपिंग देखें तो ये सारे एक दूसरे से कंबाइन है और सिलेबस में इतना ही पढ़ना है। तो जैसे यहाँ पे लिखा है, तो पहले जानेंगे जैसे इस चैप्टर में पहले तो ये जानोगे आप इलेक्ट्रिक मतलब ओम के नियम में ही इलेक्ट्रिक करंट जानोगे, यानी इलेक्ट्रिक करंट यानी आई क्या है, इसकी इकाई क्या है। फिर इसका इलेक्ट्रिक पावर और हीटिंग इफेक्ट पढ़ोगे। सेफ्टी डिवाइस पढ़ोगे, घर में क्या यूज होते हैं, इलेक्ट्रिक फ्यूज का कैसे प्रयोग होता है, इलेक्ट्रिक वायर कैसे घर में जुड़े होते हैं। फिर हम पढ़ेंगे रिसेस्टिविटी मतलब प्रतिरोधकता किन किन कारकों पे निर्भर करती है। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेसिस्टिविटी पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे फैक्टर अफेक्टिंग रेसिस्टेंस, कौन से कारक हैं जो प्रतिरोध को प्रभावित करते हैं। प्रतिरोधकों का कॉम्बिनेशन संयोजन पढ़ेंगे। सीरीज में जोड़ते समय क्या फार्मूला होता है, पैरेलल में जोड़ते समय क्या फार्मूला होता है, इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज, लाभ और हानियाँ क्या हैं, और पैरेलल में जोड़ते हैं तो लाभ और हानियाँ क्या हैं, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर रहेगा, बहुत इजी चैप्टर है। आगे बढ़ जाते हैं यहाँ से। तो चैप्टर मैपिंग में हमें इतना पढ़ना है। टॉपिक 1 हमारा यहाँ से शुरू हो जाता है, वो है सर्किट डायग्राम, परिपथ का आरेख चित्र, ओम का लॉ यानी ओम का नियम, और पढ़ेंगे फैक्टर्स ऑन विच रेसिस्टेंस डिपेंड, कौन कौन से कारक हैं जिस पे प्रतिरोध निर्भर करता है। तो सर्किट डायग्राम में लिखा हुआ है द सिस्टमैटिक डायग्राम इन विच different components of circuit are represented by symbol conventionally used। तो चित्रीय आरेख क्या होता है। चित्रीय आरेख में हम ये देखते हैं कि जो अलग अलग परिपथ में इस्तेमाल होने वाली युक्तियाँ होती हैं उनको कौन कौन से प्रतीकों के द्वारा दर्शाया जाता है और उनका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। तो कंपोनेंट में हमें याद करना है, कंपोनेंट को अवयव कहते हैं हिंदी में, सिंबल को प्रतीक कहते हैं हिंदी में। यह है इलेक्ट्रिक सेल, इसे विद्युत सेल कहते हैं। इसका प्रतीक ऐसे रहता है, तो याद हो जाएगा ये आपको। ऐसे जाके एक बड़ी लाइन और प्लस का निशान, फिर ऐसे छोटी लाइन, फिर इधर और माइनस का निशान, ठीक है। ये आपका इलेक्ट्रिक सेल रहेगा। फिर अगला है आपका बैटरी। बैटरी यानी सेलों का संयोजन यानी कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। 2-3 सेलों को जोड़ने से बैटरी बनती है। तो यहाँ पे देख रहे हो आप, एक बार यूँ जोड़ा है, फिर एक छोड़कर फिर यूँ, फिर एक छोड़कर यूँ, फिर एक छोड़कर यूँ। तो यहाँ पर कितने सेल जुड़े हुए हैं, तो जितने गैप है उतने सेल हैं। 1 2 3, इसमें 3 सेल जुड़े हुए हैं, ठीक है। अगला लिखा है प्लग की स्विच ऑन, ये स्विच ओपन वाला है, ठीक है, यानी इसको बोलते हैं खुला प्लग कुंजी या स्विच। ये प्लग की स्विच क्लोज, ये स्विच बंद है, ठीक है। ये बंद है का मतलब ये ऑन है, और ये खुला है तो मतलब ये ऑफ है। अगला है ए वायर जॉइंट, एक तार को कैसे संयोजित करना है, मतलब संधि वाला तार संधि वायर जॉइंट, वो ऐसे दिखा रखा है।
अगला है वायर क्रॉसिंग विदाउट जॉइनिंग, मतलब बिना संधि के तार क्रॉसिंग ऐसे है किनारे से जाने वाला। फिर है आपका इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब आपको चाहे ऐसे बनाओ ऐसे बनाओ, ऐसा बनाना मुश्किल है लेकिन हम ऐसे बना सकते हैं। तो विद्युत बल्ब का चित्र ऐसे रहेगा। जलेगा तो ऐसे लगा देंगे, नहीं जल रहा तो ऐसे ही छोड़ देंगे। अगला है रेसिस्टर ऑफ रेसिस्टेंस, मतलब प्रतिरोध का प्रतिरोधकता। प्रतिरोधक यानी प्रतिरोधक को ऐसे दिखाते हैं जिग जिग वाली लाइन से। और अगला है वेरिएबल रेसिस्टर और रियोस्टेट, इसे परिवर्ती प्रतिरोधक या धारा नियंत्रक बोलते हैं। इसको दो चित्र हैं, चाहे ऐसे बनाएं चाहे ऐसे बनाएं, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो भी पसंद हो यूज कर सकते हैं। अमीटर को ऐसे बनाते हैं गोल बना के, इधर प्लस इधर माइनस, तो लेफ्ट में प्लस और राइट में माइनस दिखाते हैं और ए लिख देते हैं अंदर। ए का मतलब है अमीटर। अमीटर जो होता है वो विद्युत धारा को मापता है, ये याद करना है, ठीक है, यानी इलेक्ट्रिक करंट को नापता है। अगला है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर भी ऐसे ही बनता है, बस वी लिखते हैं। और जो वोल्ट मीटर होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस को नापता है। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब हुआ, आगे पढ़ेंगे हम, विद्युत विभव को नापता है, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस को नापता है। तो यहाँ तक हमने ये सिंबल सब याद कर लेने हैं। इलेक्ट्रिक सेल, बैटरी, प्लग की स्विच ऑन वाला यानी ओपन वाला, और प्लग की यानी स्विच ऑफ क्लोज वाला। जो क्लोज है वो ओपन है, याद ध्यान रहे, ठीक है, और जो ओपन है वो क्लोज है, यानी उसमें करंट, यानी इसमें करंट जा रहा है, इसमें करंट पास करेगा, इसमें करंट पास नहीं करेगा, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। उसके बाद वायर जॉइंट जो याद करना है। वायर जॉइंट के बाद वायर क्रॉसिंग विदाउट जॉइनिंग, इलेक्ट्रिक बल्ब, ए रेसिस्टर ऑफ रेसिस्टेंस, वेरिएबल रेसिस्टेंस और रियोस्टेट, इसे विद्युत धारा या धारा नियंत्रक कहते हैं। धारा नियंत्रक वो होता है जो विद्युत धारा की मात्रा को कम या ज़्यादा करता है। फिर अमीटर पढ़ेंगे और वोल्ट मीटर। तो हम पहले पढ़ लेते हैं यहाँ से ओम का नियम यानी ओम का लॉ। ओम का लॉ में ये बताया गया है, इट स्टेट यानी ये बताता है, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द गिवन मेटेलिक वायर, दिए हुए तार में उत्पन्न विभवांतर यानी पोटेंशियल डिफरेंस, इज एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू इट इफ द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। तो ओम का नियम हमें बताता है कि किसी धातु के तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा उस तार के सिरों के बीच विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है, परंतु तार का जो तापमान है वो समान रहना चाहिए। कोई तार होता है ना, उस तार में एक तो विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित होती है। इलेक्ट्रिक करंट जो प्रवाहित होती है उसकी दिशा विपरीत होती है, इस तरफ, और पोटेंशियल डिफरेंस होता है इन दोनों के बीच में। पोटेंशियल डिफरेंस माने विभवांतर का अंतर। तो किसी भी तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा उस तार के सिरों के बीच विभवांतर, ये दोनों एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती होते हैं, यानी ये एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। और जो तार का तापमान है वो स्थिर रहना चाहिए, नहीं तो ये मतलब प्रोपोर्शनल नहीं रह पाएंगे, ठीक है। तो हमें यहाँ से एक फार्मूला भी याद करना है ओम के लॉ से, कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है V, पोटेंशियल डिफरेंस को V से डिनोट करते हैं और इलेक्ट्रिक करंट को I से। ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अनुक्रमानुपाती हैं या समानुपाती हैं। तो ऐसा निशान, अगर हम ये निशान हटाना चाहते हैं तो V बराबर हो जाएगा, V बराबर हो जाएगा IR, ठीक है, IR हो जाएगा, और ये I बटे में आ जाएगा तो V बटे में I बराबर R हो जाएगा, ठीक है। तो यानी जो रेसिस्टेंस होता है, R माने रेसिस्टेंस यानी प्रतिरोध, जो प्रतिरोध होता है उसका फार्मूला हो जाता है V/में I, और I को इधर गुना कर दे तो V बराबर IR, और V/में I का मान जो है ना वो कांस्टेंट है, और कांस्टेंट ही आपका मतलब प्रतिरोध है, रेसिस्टेंस है, ये आपको याद करना है। इसके बाद R इज कांस्टेंट, मतलब R माने रेसिस्टेंस जो है ना ये कांस्टेंट माने स्थिरांक है,
फॉर ए गिवन मेटेलिक वायर, दिए हुए धातु के तार के लिए ये कांस्टेंट है। एट ए गिवन टेम्परेचर, एक दिए हुए तापमान पे स्थिर है। एंड इट्स कॉल्ड रेसिस्टेंस, और इसको हम प्रतिरोध कहते हैं। तो किसी चालक का वह गुण जो अपने में से विद्युत धारा प्रवाहित होने वाले आवेशों को, मतलब जो अपने में से प्रवाहित होने वाले आवेशों के प्रवाह का विरोध करता हो, उसे प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, और प्रतिरोध का ही ऐसा ही मात्रक क्या होता है, ओम होता है। इसे हम आर के द्वारा निरूपित करते हैं, और इसका जो चिन्ह होता है वो ऐसे फोन में जैसे लीड होती है वैसा होता है, ऐसा प्रतिरोध का। तो लिखा है रेसिस्टेंस क्या होता है, इट इज़ द प्रॉपर्टी, ये वो गुण होता है ऑफ ए कंडक्टर, एक चालक का, टू रेसिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू इट, जो अपने में से आवेशों को प्रवाहित होने देता है या विद्युत को प्रवाहित होने देता है। इट्स ऐसा यूनिट इज ओम, इसका ऐसा मात्रक जो होता है वो ओम होता है, याद करना है। ठीक है, ओम के बारे में बताया हुआ है कि 1 ओम कितना होता है। द रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज ओम 1 ओम इफ द अम्पियर करंट इज पास, यानी 1 अम्पियर करंट इज पास क्रॉस द टू एंड ऑफ कंडक्टर हैविंग द पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट। यानी कोई चालक है, उसके दो सिरों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट है, और उसमें ना 1 एम्पियर करंट बहता है। ठीक है, एक मतलब इन दोनों सिरों के बीच में 1 एम्पियर का करंट बहता है, और दोनों के बीच में 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है। तो 1 वोल्ट अपॉन में 1 एम्पियर, इन दोनों का रेशियो कहलाता है 1 ओम। और जो ओम होता है ये रेसिस्टेंस का ऐसा ही मात्रक होता है। ठीक है, यानी प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक जो होता है वो ओम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है कि 1 ओम इक्वल टू 1 वोल्ट अपॉन में 1 एम्पियर। तो 1 एम्पियर की जो डेफिनेशन है, मतलब 1 ओम की डेफिनेशन है, वो आपको समझ में आ गई होगी। 1 ओम होता है किसी चालक में प्रवाहित होने वाला 1 एम्पियर, और उस चालक के सिरों में प्रवाहित होने वाली विभवांतर 1 वोल्ट होता है। तो दोनों के अनुपात को, यानी 1 वोल्ट बटे 1 एम्पियर के अनुपात को 1 ओम कहते हैं। और ये सीधा फार्मूले से ही बना है, और वो फार्मूला है आपका R बराबर V/I। ठीक है, आगे लिखा है कि हम I बराबर, अगर हम I को इधर मल्टीप्लाई कर दें तो R को डिवाइड में ले आए तो I बराबर V/R भी होता है। ये बताता है कि द करंट थ्रू ए रेसिस्टर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स रेसिस्टेंस, कि मतलब किसी तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा और उस तार का जो प्रतिरोध होता है, ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, यानी व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। इसका ये मतलब हुआ कि अगर प्रतिरोध ज़्यादा होगा तो उसके अंदर करंट कम बहेगा, और अगर प्रतिरोध कम होगा तो करंट ज़्यादा बहेगा। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं। ठीक है, यानी ये दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं, दोनों में विलोम संबंध है। आगे लिखा है कि इफ़ रेसिस्टेंस इज डबल, अगर हम प्रतिरोध को दुगना कर देते हैं तो करंट गेट्स हाफ, तो विद्युत धारा आधी हो जाती है। इफ़ वी रिमेन्स द सेम, अगर विभवांतर सेम रहे तो करंट जो है वो आधी हो जाएगी अगर प्रतिरोध को दुगना कर दिया जाए। तो 1 नंबर का एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, इसको याद कर लेंगे। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे वेरिएबल रेसिस्टेंस रियोस्टेट। तो वेरिएबल रेसिस्टेंस में हम पढ़ेंगे रियोस्टेट क्या होता है। ठीक है, तो वेरिएबल रेसिस्टेंस को धारा नियंत्रक कहते हैं। इट इज़ ए डिवाइस, एक यंत्र होता है विच इज़ यूज टू चेंज द रेसिस्टेंस इन ए सर्किट, जो एक परिपथ में जो प्रतिरोध होता है उसको बदलता है। ड्यू टू विच करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट विल चेंज, जब ना किसी सर्किट में करंट की मात्रा चेंज होती है तो उसको वो कंट्रोल करता है। तो यानी किसी विद्युत परिपथ में परिपथ के प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए जिस युक्ति का प्रयोग किया जाता है और धारा मतलब करंट की मात्रा या धारा की मात्रा को नियंत्रित किया जाता है, उसे धारा नियंत्रक वेरिएबल रेसिस्टेंस कहते हैं। यानी धारा को नियंत्रित करने वाला या प्रतिरोध को नियंत्रित करने वाला युक्ति, वो कहलाती है रियोस्टेट या फिर धारा नियंत्रक। ठीक है, डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट, अमीटर, वोल्टमीटर, टॉर्च बल्ब,
nichrome wire have different resistance, therefore flow of current will be different in different component। कहता है अलग अलग युक्तियों में जैसे विद्युत परिपथ में, अमीटर में, वोल्ट मीटर में, बल्ब में, टॉर्च में, निक्रोम के तार में, सबका अलग अलग प्रतिरोध होता है और सबके अंदर जो मतलब करंट बहता है वो अलग अलग बहता है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि सभी चीज़ों का जो प्रतिरोध होता है वो अलग अलग होता है। अगला यहाँ पर लिखा है कि मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए इलेक्ट्रिक सर्किट कंस्टिट्यूट एन इलेक्ट्रिक करंट। कह रहा है किसी भी चालक में या तार में इलेक्ट्रॉनों की गति से विद्युत धारा प्रवाहित होती है। द इलेक्ट्रॉन आर नॉट कम्प्लीटली फ्री टू मूव विद इन ए कंडक्टर। इलेक्ट्रॉन भी किसी भी चालक में स्वतंत्र रूप से गति नहीं करते। दे आर हेल्ड बाय अट्रैक्टिव फोर्स टू द ऑफ द एटम्स इन विच दे मूव। उनके ऊपर भी एक बल लगता है जिसके अंदर वो गति करते हैं और वो होता है प्रतिरोध। द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन रिट्रेटेड बाय रेसिस्टेंस, यानी इलेक्ट्रॉनों की गति को प्रतिरोध जो है वो प्रभावित करता है, रोकता है, विरोध उत्पन्न करता है। द गुड कंडक्टर ऑफर्स लो रेसिस्टेंस, और जो अच्छे चालक होते हैं उनमें प्रतिरोध कम होता है। द कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दैट ऑफर हाई रेसिस्टेंस इज ए पुअर कंडक्टर। मतलब कहता है कि विद्युत धारा के वो घटक जिसके अंदर प्रतिरोध सबसे ज़्यादा होता है वो पुअर कंडक्टर, यानी वो कुछ चालक होते हैं वो विद्युत धारा के अपने में से पास नहीं होने देते हैं। एन इंसुलेटर ऑफर्स मैक्सिमम रेसिस्टेंस, और एक जो इंसुलेटर होते हैं वो सबसे ज़्यादा प्रतिरोध उत्पन्न करते हैं। एंड डज नॉट फ्लो द करंट फ्लो, वो अपने में से करंट को बिल्कुल नहीं बहने देते हैं। तो यहाँ तक हमने जाना कि कुछ ऐसे चालक होते हैं जो अपने में से करंट को नहीं बहने देते हैं। तो किसी चालक से होकर इलेक्ट्रॉनों की गति उसके प्रतिरोध द्वारा मंद हो जाती है। एक ही साइज में चालकों में वह चालक जिसका प्रतिरोध कम होता है वह अच्छा चालक माना जाता है। वह चालक जो पर्याप्त प्रतिरोध लगाता है उसे प्रतिरोधक कहते हैं। और ऐसा चालक जिसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रतिरोध या उच्च प्रतिरोध होता है उसे हीन चालक, पुअर कंडक्टर कहते हैं। तो जिसमें प्रतिरोध कम होता है वो गुड कंडक्टर है और जिसमें प्रतिरोध ज़्यादा होता है वो पुअर कंडक्टर होते हैं। ठीक है, यहाँ तक याद करना है। अगला है फैक्टर्स ऑन विच रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड। कौन कौन से कारक हैं जिसपे ना मतलब जो चालकता निर्भर करती है, यानी किसी तार में बहने वाली जो प्रतिरोध है वो किस किस पे निर्भर करती है। तो वो है आपका 4 चीज़ों पे निर्भर करती है। पहला है लेंथ, मतलब किसी कंडक्टर माने चालक की लंबाई। दूसरा है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यानी उस तार की मोटाई, या इसको कहते हैं चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तीसरा होता है टेम्परेचर, यानी तापमान भी निर्भर करता है। और है नेचर ऑफ मटेरियल। नेचर ऑफ मटेरियल को कहते हैं किसी पदार्थ की प्रकृति। तो भी किसी भी चालक का प्रतिरोध चालक की लंबाई, उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, तापमान और पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। तो इस पे यह चीज़ें हमें थोड़ा ध्यान से पढ़नी है। पहला है कि किसी भी कंडक्टर में जो रेसिस्टेंस है वो लंबाई पर निर्भर करता है। रेसिस्टेंस ऑफ ए वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इट्स लेंथ। किसी भी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। इफ़ लेंथ ऑफ वायर इज डबल, अगर हम तार की लंबाई को दुगना करते हैं तो रेसिस्टेंस विल आल्सो बिकम डबल, तो जो प्रतिरोध होता है वो भी दुगना हो जाता है। अगला है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यानी अभी हम पहले में सीखा कि किसी भी चालक की जो लंबाई होती है, अगर हमने लंबाई को दुगना करा तो प्रतिरोध दुगना हो जाएगा। तो जो लंबाई होता है यानी किसी धातु के चालक की जो लंबाई होती है और जो उसका प्रतिरोध होता है वो दोनों एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती हैं, यानी अगर लंबाई बढ़ेगा तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा। ठीक है, लंबाई दुगना तो प्रतिरोध भी दुगना हो जाएगा, ये याद करना है। अगला है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल या तार की मोटाई कह लो। रेसिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर, यानी जो प्रतिरोध होता है वो चालक की जो मोटाई है या जो चालक का जो सेक्शन क्रॉस सेक्शन एरिया है, ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं। अगर तार की मोटाई कम कर देंगे तो प्रतिरोध जो है वो ज़्यादा हो जाएगा
और अगर तार की मोटाई ज़्यादा कर देंगे तो प्रतिरोध कम हो जाएगा। ये दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं। लिखा ए थिन वायर, एक पतला तार, विल हैव मोर रेसिस्टेंस देन ए थिक वायर। तो एक पतले तार में प्रतिरोध ज़्यादा होगा और मोटे तार में प्रतिरोध कम होगा, क्योंकि जो तार की मोटाई है और जो तार के अंदर बहने वाला प्रतिरोध है वो दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं। तार पतला होगा तो प्रतिरोध ज़्यादा होगा, तार मोटा होगा तो प्रतिरोध कम होता है। ये आपको याद करना है, ठीक है। अगला है टेम्परेचर मानी तापमान। When we increase the temperature, resistance of metallic conductor will increase। तो कहता है किसी तार के अंदर जो मतलब किसी चालक का जब तापमान बढ़ता है तो उसके अंदर जो प्रतिरोध होता है वो भी बढ़ता है। अगला है नेचर ऑफ मटेरियल, मतलब पदार्थ की प्रकृति। अ मटेरियल में बी कंडक्टर विद लो रेसिस्टेंस, सेमी कंडक्टर विद मीडियम रेसिस्टेंस ऑन एन इंसुलेटर हैविंग हाई रेसिस्टेंस। एक धातु का तार जिसमें करंट पास होता है उसकी प्रतिरोधकता कम होती है, या हो सकता है कि मीडियम हो सकती है। अगर वो इंसुलेटर हुआ तो बहुत ज़्यादा हो सकती है। यानी कोई कुचालक हुआ जो अपने में से करंट को पास ही नहीं होने देगा, उसके अंदर प्रतिरोध सबसे ज़्यादा होता है, और जो अच्छे कंडक्टर होते हैं उसमें प्रतिरोध कम होता है। तो यहाँ से हमें क्या क्या सीखने को मिला कि जो आर होता है यानी रेसिस्टेंस, वो होता है लेंथ के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल यानी अनुक्रमानुपाती, यानी प्रतिरोध बढ़ेगा लंबाई बढ़ेगी, दोनों में धनात्मक संबंध है। और जो रेसिस्टेंस होता है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है 1/a। 1/a को बोलते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यानी तार की मोटाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी इनके बीच में नेगेटिव रिलेशन है। प्रतिरोध बढ़ेगा तो मोटाई बढ़नी चाहिए, मतलब मोटाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध घटेगा, और मोटाई घटेगी तो प्रतिरोध बढ़ेगा, दोनों में ऋणात्मक संबंध है। और दोनों को कंबाइन किया जाए तो R बराबर बन जाता है रो L अपॉन में A। अब ये रो क्या है, तो रो लिखा है कि रो इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कॉल्ड रेसिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ कंडक्टर। मतलब ये जो रो होता है ये अनुपातिक स्थिरांक होता है जिसे चालक के पदार्थ की वैद्युत प्रतिरोधकता कहते हैं, और इसका SI मात्रक ओम मीटर होता है, ठीक है। तो जो रो होता है वो आपका होता है रेसिस्टिविटी ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर, यानी विद्युत प्रतिरोधकता। इसे वैद्युत प्रतिरोधकता के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला हमें बिल्कुल याद करना है कि R जो होता है उसका फॉर्मूला होता है रो मल्टीप्लाई L अपॉन A। L होता है लेंथ, A होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और रो होता है आपका मेटेलिक रेसिस्टिविटी यानी वैद्युत इलेक्ट्रिक रेसिस्टिविटी यानी वैद्युत प्रतिरोधकता, और R जो होता है वो होता है रेसिस्टेंस यानी प्रतिरोध। अब रो को जैसे जो भी रो बोला था इसको रेसिस्टिविटी के नाम जाते हैं, यानी वैद्युत प्रतिरोधकता। रेसिस्टिविटी इज डिफाइंड एज द रेसिस्टेंस ऑफ ए मेटेलिक वायर हुज एरिया इज क्रॉस सेक्शन इज 1 मीटर स्क्वायर एंड लेंथ इज 1 मीटर। तो वैद्युत प्रतिरोधकता के बारे में बताया गया है कि इसकी परिभाषा हम ऐसे दे सकते हैं कि एक धातु का तार जिसकी मोटाई 1 मीटर स्क्वायर हो और जिसकी लंबाई 1 मीटर हो, तो लंबाई बटे में मोटाई का जो अनुपात होता है ये आपका वैद्युत प्रतिरोधकता होती है, जो किसी भी चालक के अंदर प्रवाहित होने वाली विद्युत को कंट्रोल करता है। तो यहाँ पे याद करना है एरिया को हमेशा मीटर स्क्वायर में लेना है और लंबाई को यानी लेंथ को मीटर में लेना है। तो रो का फार्मूला अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो रो का फार्मूला बन सकता है R मल्टीप्लाई A और डिवाइड में लेंथ। इससे आप ना रेसिस्टिविटी निकाल सकते हैं, ठीक है, यानी वैद्युत प्रतिरोधकता निकाल सकते हैं, और इसका SI मात्रक ओम मीटर होता है, ये लिखा। तो 1 मीटर से ये मीटर कट जाएगा तो ओम मीटर बचेगा, क्योंकि प्रतिरोध का SI मात्रक ओम होता है, और यहाँ मीटर से मीटर कट गया था तो यानी मीटर, तो ओम मीटर। तो रेसिस्टिविटी का SI मात्रक ओम मीटर होता है, और फार्मूला भी हमें याद हो गया है, ठीक है। आगे लिखा है इट्स SI यूनिट इज ओम मीटर, इसका SI मात्रक ओम मीटर होता है। रेसिस्टिविटी इज ए कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल। रेसिस्टिविटी यानी जो प्रतिरोधकता होती है किसी भी पदार्थ की एक विशेष गुण होती है। मेटल्स हैविंग लो रेसिस्टेंस, ऐसी धातुएं जिनका प्रतिरोध कम होता है, जैसे 10⁻⁸ से 10⁻⁶ के ओम मीटर के बीच होता है, तो दे आर गुड कंडक्टर, वो अच्छे चालक होते हैं।
और इंसुलेटर यानी कुचालक लाइक रबड़ एंड ग्लास, जैसे कांच और रबड़, हैव हाई रेसिस्टेंस, इनकी प्रतिरोधकता ज़्यादा होती है। इनका मान 10 की पावर 12 से लेकर 10 की पावर 17 ओम मीटर के बीच होता है। रेसिस्टेंस एंड रेसिस्टिविटी ऑफ मटेरियल वेरी विद टेम्परेचर, और विभिन्न विभिन्न तापमानों पे प्रतिरोध और वैद्युत प्रतिरोधकता भिन्न भिन्न होती है। इसके बाद हमें पढ़ना है आगे लिखा हुआ है कि रेसिस्टिविटी ऑफ एन एलॉय इज जनरली हायर देन द कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल। कहता है कि मिश्र धातुएं, एलॉय माने मिश्र धातुओं का प्रतिरोध धातुओं की तुलना में अधिक होता है। अलॉय डू नॉट ऑक्सीडाइज रेडली एट हाई टेम्परेचर, और जो मिश्र धातु होते हैं उनका जल्दी ऑक्सीकरण नहीं होता है उच्च तापमान पर। देयरफॉर दीज आर यूज इन मेकिंग हीटिंग डिवाइस लाइक इलेक्ट्रॉनिक आयरन टोस्टर, एमर्सन रोड एंड हीटर। तो इसीलिए जो मिश्र धातुओं का इस्तेमाल उसमी तकनीक में किया जाता है, जैसे इलेक्ट्रिक आयरन बनाने में, टोस्टर बनाने में, इमर्सन रोड बनाने में और हीटर बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है मिश्र धातुओं का। टंगस्टन इज यूज फॉर फिलामेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब ड्यू टू देयर हाई रेसिस्टिविटी एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट। कहता है जो टंगस्टन होता है, जो बल्ब में यानी जो विद्युत बल्ब होते हैं उसके तंतु में जो टंगस्टन धातु का प्रयोग किया जाता है वो इसलिए किया जाता है क्योंकि इसकी रेसिस्टिविटी वैद्युत प्रतिरोधकता भी ज़्यादा होती है और इसका मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत ज़्यादा होता है। ये जल्दी पिघलेगा नहीं, टूटेगा नहीं, इसीलिए इसका इस्तेमाल होता है। कॉपर एंड एल्युमिनियम आर यूज फॉर इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन लाइन्स ड्यू टू देयर लो रेसिस्टेंस एंड हाई कंडक्टेंस। तो कहता है कि तांबा जो और एल्युमिनियम जो होते हैं ये विद्युत को आसानी से पास होने देते हैं, इनकी प्रतिरोधकता कम होती है और ये अच्छे चालक होते हैं, उच्च चालक होते हैं। ठीक है, तो इतना हमने इस चैप्टर में पढ़ लिया है। ठीक है, तो इसको अपना कम से कम 2 बार जरूर दोहराएं। ठीक है, तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं आज हमने क्या पढ़ा है। तो यहाँ पे हमने सर्किट डायग्राम पढ़ा था। इसमें हमने ना जो शुरू में एक फार्मूला होता है वो हमने मिस कर दिया है। वो होता है जैसे I बराबर Q अपॉन में T। I होता है इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा, और इसका फार्मूला होता है Q अपॉन T। Q होता है आपका विद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक चार्ज, इसका ऐसे मात्रक कूलम होता है, और T होता है आपका, T आपका तो समय ही होगा। ठीक है, तो मतलब विद्युत धारा की डेफिनेशन होती है यानी इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन होती है एकांक समय में किसी विशेष क्षेत्र से प्रवाहित आवेशों के परिमाण को विद्युत धारा कहते हैं, यानी विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। द रेट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो I बराबर Q अपॉन T याद करना है। I यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट है, इसका ऐसे मात्रक एम्पियर होता है, इसे A से लिखते हैं। और Q जो होता है एक चार्ज होता है विद्युत आवेश, इसका ऐसे मात्रक कूलम होता है, और समय का ऐसे मात्रक सेकंड होता है। तो 1 एम्पियर बराबर होता है 1 कूलम पर सेकंड। अगर किसी चालक से 1 सेकंड में 1 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है तो उसको कहते हैं कि उसके अंदर 1 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, तो ये फार्मूला आपको याद करना है। और इसमें यह भी याद करना है कि जो विद्युत धारा होता है इसे अमीटर के द्वारा नापा जाता है। ठीक है, और जो विभवांतर होता है पोटेंशियल डिफरेंस, वो उसकी डेफिनेशन होती है V की, मतलब V माने पोटेंशियल डिफरेंस विभवांतर, इसका फार्मूला होता है कार्य बटे में आवेश। तो इसकी डेफिनेशन कह सकते हैं किसी धारावाही विद्युत परिपथ के 2 बिंदुओं के बीच किसी विद्युत धारा को उस कार्य द्वारा परिभाषित करते हैं जो एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया जाता है। तो 2 बिंदुओं के बीच जो विभवांतर होता है पोटेंशियल डिफरेंस, उसके लिए हम किया गया कार्य को आवेश से भाग कर देते हैं, और विद्युत विभवांतर का ऐसे मात्रक वोल्ट होता है, तो इसका ऐसे मात्रक वोल्ट होता है, और 1 वोल्ट बराबर होता है 1 जूल और बटे 1 कूलम। ठीक है, 1 जूल बटे 1 कूलम 1 वोल्ट होता है। तो ये भी हमें याद करना है। ठीक है, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसका फार्मूला होता है V बराबर वर्क अपॉन में कूलम मतलब वर्क अपॉन में इलेक्ट्रिक चार्ज, और इसका ऐसे मात्रक 1 वोल्ट होता है, और 1 वोल्ट बराबर होता है 1 जूल
मतलब वर्क का मात्रक जूल होता है, और आवेश यानी चार्ज कैसे होता है, कूलम होता है, अपोलो 1 कूलम। तो एक मतलब किसी क्षेत्र, किसी दो बिंदुओं के बीच में, मान लो ये तार है, इस बिंदु में ये आवेश को यहाँ से यहाँ तक ले जाने में जितना कार्य करना पड़ता है, तो कार्य बट्टे में आवेश के परिणाम को मतलब वो बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, यानी विभवांतर बोलते हैं। इसका मात्रक 1 वोल्ट कहलाता है। ठीक है, इसको याद कर लेना था, अब नोट कर लेंगे। और याद करना है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है विभवांतर, इसको वोल्ट मीटर से नापा जाता है। ठीक है, और वोल्ट मीटर को पार्श्व क्रम में जोड़ा जाता है। पार्श्व क्रम में मतलब पैरेलल जोड़ा जाता है। और जो दूसरा था अमीटर, ये जो अमीटर होता है ये मतलब विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट को नापता है, और इसको सीरीज में जोड़ा जाता है यानी श्रेणी क्रम में, इसको श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, ये भी याद करना है। और जो वोल्ट मीटर होता है इसे हम पैरेलल ऑर्डर यानी इसे हम समांतर मतलब पार्श्व क्रम में, समानांतर क्रम में जोड़ते हैं, और ये पोटेंशियल डिफरेंस यानी विभवांतर को नापता है। ठीक है, इसके बाद और क्या क्या है जो हमें मतलब पढ़ना था और वो छूट गया हो, तो उसको भी हम देख लेते हैं। तो सबके इलेक्ट्रिक सिग्नल याद करने हैं, जब सवाल करेंगे तो वहाँ पे काम आएंगे। और ओम का नियम भी हमने पढ़ लिया। किसी धातु के तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा उस तार के सिरों के बीच विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। यानी किसी भी वायर में जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस के, और जो तार का तापमान है वो समान रहना चाहिए। और ये फार्मूला याद करना है, V बराबर IR। ठीक है, V बराबर IR, ये आपको याद करना है। उसके बाद हमने रेसिस्टेंस पढ़ा, प्रतिरोध क्या होता है, इसका ऐसे मात्रक ओम होता है। और हमने यहाँ पे पढ़ा कि जो इलेक्ट्रिक करंट होता है ना I, और जो प्रतिरोध होता है R, इन दोनों में जो होता है विपरीत संबंध होता है। ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। प्रतिरोध ज़्यादा तो विद्युत कम बहेगा, प्रतिरोध कम तो विद्युत ज़्यादा बहेगा। ठीक है, तो ये भी आपको याद करना है। बाकी यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी बातें थी, इसको रिवाइज कर लेना है। और कौन कौन से कारक हैं सबसे इम्पोर्टेंट है। कौन कौन से कारक हैं जिस पर किसी तार का प्रतिरोध निर्भर करता है, तो वह तार की लंबाई लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल यानी तार की मोटाई, टेम्परेचर तापमान, और नेचर ऑफ मटेरियल पदार्थ की प्रकृति, इन सब पर निर्भर करता है। और यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण फार्मूला आया था। एक तो याद करना है कि जो R होता है वो लेंथ के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, R जो है वो इन्वर्स प्रोपोर्शनल है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के, और दोनों को मिला दिया जाए तो R जो होता है वो होता है रो L/A के बराबर। ठीक है, तो इन सब के ऐसे मात्रक भी याद होने चाहिए। रेसिस्टेंस का ऐसे मात्रक ओम होता है, लेंथ का ऐसे मात्रक मीटर होता है, एरिया का ऐसे मात्रक मीटर स्क्वायर होता है, और रो का ऐसे मात्रक ओम मीटर होता है। और रो को यहाँ पे रेसिस्टिविटी के नाम से जानते हैं, वैद्युत प्रतिरोधकता। और इसका ऐसे मात्रक ओम मीटर भी याद करना है। और अच्छे चालक का जो मान होता है वो 10 की पावर -8 से 10 की पावर -6 ओम मीटर के बीच होता है। और जो इंसुलेटर कुचालक होते हैं उनका मान 10 की पावर 12 से 10 की पावर 17 ओम मीटर के बीच होता है। मिश्र धातुओं का प्रतिरोध कम होता है, शुद्ध धातुओं का प्रतिरोध कम होता है। टंगस्टन जो होता है बल्ब में इस्तेमाल होता है क्योंकि इसकी रेसिस्टिविटी वैद्युत प्रतिरोध ज़्यादा होती है, मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होती है। और कॉपर और एल्युमिनियम के जो तार होते हैं वो अच्छे माने जाते हैं क्योंकि इनकी ये प्रतिरोध कम लगाते हैं, और ये अच्छे चालक होते हैं, प्रतिरोध कम लगाते हैं, इसीलिए इनका इस्तेमाल विद्युत तार वगैरह बनाने में किया जाता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। आप सबका अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।